Welcome to my YouTube channel. वीवन सिगरेट दो अंगुलियों से पकड़े रेस्टोरेंट सिगरेट का कस लेते हो रेस्टोरेंट से बाहर आई। यकीनन उसने सिगरेट लॉबी में चलते वक्त जलाई होगी। वो रेस्टोरेंट की सीढ़ी से उतरकर सीधे अपनी कार के पास आया, जहां वह लड़का तीनों मैनेजर के साथ खड़ा था। उन सबके चारों तरफ वीवन के गार्ड फैले हुए थे। हाउ डिड यू मस्टर द करेज टू सी हर? वीवन ने सिगरेट का कस छोड़ते हुए उस लड़के के इर्द गिर्द घूमते हुए उससे कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं सर? उस लड़के ने अनजान बनते हुए कहा। हालांकि लड़के को अच्छे से पता था कि जिस लड़के पर वह नजरें जमाए बैठा था उस लड़के का साथ वीवन भी मौजूद था, पर यह बात वीवन के मुंह से तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ये कहते वक्त उस लड़के को जरा सा भी इल्म नहीं था कि जिस इंसान के सामने वह खड़ा था उसके सामने बड़े से बड़े लोग खड़े होने भी थर थर कांपते। और इस वक्त इस बात से अनजान उस लड़के ने वीवन से एक और झूठ बोलकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया था। आई हैड लास्ट। वीवन ने उसके 5 शब्दों के झूठे को अपने 3 अल्फाज में समेटते हुए कहा, जैसे सुनो। उस लड़के के चेहरे पर डर की लकीरें छा गई। सॉरी सर, गलती हो गई। अपना झूठ पकड़े जाने पर उस लड़के ने तुरंत माफी मांगी। उस लड़के की चीख रेस्टोरेंट के बाहर गूंज उठी, क्योंकि वीवन का एक जोरदार पंच सीधे उसके गर्दन पर जाकर लगा था। उसके एक पंच ने उसके होठ और नाक को खून से लथपथ कर दिया था। सर, उस लड़के ने खुद को संभालते हुए इतना ही कहा था कि उसकी चीख बार फिर वहां की हवा में गूंज उठी। इस बार वीवन ने उसे कॉलर से पकड़कर सीधे उसे नीचे उसके प्राइवेट पार्ट के बीचों बीच अपने मजबूर घुटने से वार किया था। इसी के साथ लड़का भयंकर दर्द से तड़प उठा। उसकी आवाज उसके गले में ही दम तोड़ चुकी थी और वह बोलता भी कैसे कि इस समय कोई वजाहत पेश करने से ज्यादा जरूरी उसका वह दर्द था जो विवेन ने उसे कुछ सेकंड पहले ही दिया था। आई विल सेटल दोज हु डेयर टू थिंक अबाउट हर एंड यू हैव शोन द करेज टू सी हर। विवेन ने ये शब्द उस लड़के से तब सुना जब विवेन की मजबूत हथेली उसकी गर्दन को जकड़े हुए थे। इस वक्त वह लड़का सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा था। तड़ाक अब लड़के का सर भी खून से लथपथ हो चुका था और विवेन ने ब्लैक रोल रॉयस की बैक सीट के विंडो के कांच के टुकड़े हो चुके थे, क्योंकि विवेन ने उसका सिर कार की विंडो में बढ़ा दिया। यू जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय इफ सी डस फील सेफ इन दिस वर्ल्ड। आई वन दिस $4 केक वर डाउन फॉर हर। एक एक शब्द पर जोर देते विपिन उस लड़की की गर्दन पकड़कर उस लड़के को विंडो से टूटे शीशों के बीचों बीच झटके से लटका दिया। इसी के साथ उस लड़के को वहीं छोड़ा और दूर खड़े होकर 2 उंगलियां पीछे की जिसे समझ कर आज पूरा आ गया और सिगरेट उसकी गोली में फंसा और विपिन सिगरेट को लाइटर से जलाकर सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने लगा। पीपल शुड So trouble before thinking about my woman। विवेन के शब्द लड़के ने जब सुने तब कैडन ने उसे दोनों पैर से पकड़े उसके बाहर लड़के से को बैक सीट की विंडो से अंदर धकेला था और लड़का डोर टूटे कांच अपने जिस्म के धंसने के साथ और जो उसके जिस्म को घाव देकर अंदर से छलनी कर दे साफ महसूस कर पा रहा था, क्योंकि अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। उस रेस्टोरेंट में आरिनी को घूरते वक्त उस लड़के को जरा भी इल्म होता है कि उसके बगल में बैठा लड़का कौन है और उसके साथ क्या करने वाला है, तो वो आरिनी पर नजर डालना तो दूर उसे अपने दिमाग में सोचते थे कि भी गलती ही नहीं करता, पर इस बात में उस लड़के का भी क्या कसूर था। आरिनी भी तो थी भला की खूबसूरत जो एक सिंपल से सूट पे भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। फिर वे लड़का उस पर अपनी नजर कैसे हटा था और इस बात का एहसास पर वीवन को तब हुआ जब उसने उस लड़के की नजर अपनी आर्मी पर पाई। वीवन को उससे प्यार तो हुआ था, पर उसकी खूबसूरती से नहीं, उसके इंडिपेंडेंट होने से, उसकी मासूमियत से, उसकी हरकतों से प्यार हुआ था। उसकी खूबसूरती का एहसास तो उसे आज हुआ था। खैर, अब रेस्टोरेंट के बाहर का नजारा कुछ इस तरह था। वे लड़का अपनी आखिरी सांस गिनते हुए एक आलीशान से कार के अंदर बेरहमी से पड़ा हुआ था। अक्सर आम लोगों की मौत किसी आम से जगह पर होती है, मगर ये आम सा लड़का वर्ल्ड की सबसे महंगी कारों में से एक कार के अंदर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो आलीशान कार 5 गार्ड से घिरी हुई थी। कार की बैक सीट के डोर से खून की बूंदें टपकती हुई नीचे गिर रही थी। खून के कुछ कतरे वीवन के हाथ पर भी लगे हुए थे और वीवन की शर्ट का भी कुछ यही हाल था। वो शर्ट कैडन ने दूसरी कार में से वीवन की एक शर्ट निकाल कर लाने के बाद शर्ट उसके आगे करते हुए कहा, उसे फौरन मेरी नजरों के सामने से दूर करो। वीवन ने शर्ट उतारकर जमीन पर फेंकने के बाद कहा और शर्ट उतारने के साथ वीवन के टोन में चेस्ट उसमें थोड़ा सा नीचे 8 पैक्स उसकी गठी हुई बाइसेप्स आकर्षण का केंद्र बने थे, लेकिन उसने सब कुछ मेंटेन करने के लिए काफी मेहनत की गई थी। वॉच उसने शर्ट पहनने के बाद हाथ आगे बढ़ाकर राहुल से वॉच मांगा तो उसने राहुल को खून की छींटे साफ करने के लिए दी थी। राहुल ने आगे बढ़कर अब उसके हाथ में वॉच पहनाई और उधर कैडन कार लेकर उस लड़के को ठिकाने लगाने के लिए निकल गया। दूसरी कार का अटैचमेंट करवाओ राज। उसने वॉच पहनने के बाद रास्ते का जिसे सुनकर तुरंत अपनी मर्सिडीज से दूसरी कार लेने के लिए निकल गया। सब साफ होने के बाद गार्ड्स भी
घर साइड में खड़े हो गए और बीवी ने मोबाइल चलाते हुए आर्यन के बाहर आने का वेट करा था। वैसे आज तक की गई गुजरी जिंदगी में उसने किसी का वेट नहीं किया था, पर आज सुबह से आर्यन ने उसे 2-4 बार वेट करवा चुकी थी। उधर आर्यन ने कुछ ही देर में सारी डिशें चट कर डाली थी। वाह जी सस, आप कितनी अच्छे हो। एक तो आज उसकी शादी की गुड न्यूज मिली और दूसरा उसने अपनी शादी की खुशी में मुझे इतना यम्मी खाना खिलाया। अब उस पर खुशी खुशी उस लड़की से शादी कर ले। आर्यन ने टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करते वक्त खुद से बड़बड़ा रही थी। वह टेबल से उठ और चेयर से अपना हैंड बैग उठा रेस्टोरेंट के बाहर निकल गई। घर चले। रेस्टोरेंट से डिनर से बाहर आने के बाद आर्यन ने विवेक के पास आकर सबसे पहले यही कहा, बस कुछ मिनट में कार आ जाए तब चलते हैं। विवेक ने फोन पर आंख जमाई हुए कहा, कार ये खड़ी तो है। आर्यन ने सामने खड़ी मर्सिडीज को देखकर कहा, वो मैनेजर्स की कार है। विवेक ने उसे बिना देखे ही समझ लिया कि वे मैनेजर्स के कार की बात कर रही है। अच्छा तो आपकी कार कहाँ गई? वो अब मैनेजर्स और गार्ड्स की कार में से विवन की कार खोज रही थी। मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और दूसरी कार आ ही रही। विवन ने फोन में देखते हुए उससे कहा, ओके तो फिर वेट करते हैं। ये कहते वक्त आर्यन की नजर स्ट्रीट पर लगे गोलगप्पे के कॉर्नर पर थी, जिसे देख उसके मुंह में पानी आया। तो इधर फोन चलाते विवन का ध्यान फोन से था भटा। जब उसने आर्यन को आगे बढ़ते हुए देखा, कहाँ जा रही? उसने गर्दन घुमाकर आर्यन को जाते देख उससे पूछा, गोलगप्पे खाने। उसके बाद रुकने के बाद आर्यन ने उसकी तरफ मुड़कर उसे जवाब दिया, वोट। ये कहते हुए वक्त विवन ने एक आईब्रो उठा ली। गोलगप्पा आर्यन ने मुट्ठी बंद करते हुए होंठ से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे समझ कर विवन ने सिर टेढ़ा करके उस गोलगप्पे के स्टाल पर नजर डाली जो आर्यन के पीछे छुपा हुआ था। तुम ये खाओगी? विवन ने वापस अपनी नीली आंखों को उस पर शिफ्ट करके उससे पूछा, हाँ मैं यही खाऊंगी। ये कहते वक्त उसने अपने दोनों हाथ क्रॉस कर लिया। वे सारी चीजें अनहाइजेनिक होती है और तुम्हारी हेल्थ के लिए ये ठीक भी नहीं। विवन ने वापस फोन में देखते हुए बेसख्त लहजे में कहा, मेरी हेल्थ से आपका क्या लेना देना? आर्यन ने फौरन सवाल किया। स्टे ने पान रोटी सलूट आई सो तुम हेल्थ से लेने देने की बात कर रहे हो? मुझे तो पूरा का पूरा तुमसे ही मतलब है। हेल्थ तो बहुत छोटी सी चीज है। विवन ने फोन जेब में डालकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। इस वक्त भी उसने इटालियन लैंग्वेज का यूज किया था और इस लैंग्वेज के लास्ट में बोले गए 2 वर्ड्स रिजेमनिया, जिनका मतलब था माई किविन। वो उस अपने किविन की हकर बुला रहा था। इस बात से अनजान एक बार फिर वो विवन की बातों का मतलब समझ नहीं पाई। काम वो पिछले 45 मिनट से वो 2 इटालियन वर्ड्स का मतलब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कहाँ विवन? उसके सिर पर 17 वर्ड का अंबार फोड़ दिया था। वो 2 वर्ड्स का राम की कमी क्यों में? वे कहकर उसने सारी इटालियन डिशेज खत्म की तो वे 17 वर्ड्स उन 2 वर्ड्स ने तो आधी अधूरी पूरा नॉनसेंस के साथ उसके दिमाग में जगह बना ली। पर ये सारे तो उसके कान में जाने से पहले छू हो चुके थे। विवन ने जिस तरह की लैंग्वेज का यूज किया था कि उसने इटालियन लैंग्वेज में मास्टरी कर रखी थी। और आर्यन ने एक बार फिर उन्हीं में उलझ कर रह गए। क्या सोच रही हो तुम? उसने खोज कर विवन ने पूछा। कुछ नहीं। विवन की आवाज से वे अपने सेंसेस पाए और इसी के साथ उसने विवन की नजरों की तभी सबने जिस्म महसूस की। विवन की नजर एक बार फिर उसके गुलाबी होठों पर ठहर गई। उन होठों को देखते हुए उसे उसकी न्यूड लिपस्टिक का ख्याल आया जो उसने उसके होठों पर तब देखी थी जब उसके साथ रेस्टोरेंट में आई थी। अब वो लिपस्टिक उस आइसक्रीम के साथ हट चुकी थी और उसके हटने के साथ उसके गुलाबी होठ विवन के सामने थे। इधर आर्यन ने एक बार फिर अपने दिल को 100 की स्पीड से धड़कते हुए महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ वे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वे अपने जहन में उठते हुए सवालों को बुरी तरह घिर चुकी थी। फिर सारे सवालों को अपने सिर पर झटकते हुए वापस स्टोर की तरफ मुड़ी। जहाँ जा रही हो? बोला तो गोलगप्पे खाने जा रही हो? विवन के सवाल पर उसने रुककर वापस विवन की तरफ मुड़ते हुए कहा, और उन डिशेज का क्या जो तुमने अभी कुछ देर पहले खाई थी? विवन ने दोनों हाथ क्रॉस करते हुए उससे पूछा। वो तो मेरे पेट में है ना? उसने मासूम बनते हुए कहा, और अभी भी तुम्हारे छोटे से पेट में इन हेल्दी चीजों के लिए जगह बची है। विवन ने उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ। ये कहकर वे वापस मुड़े और बड़े एटीट्यूड के साथ स्टोर की तरफ जाने लगे। विवन उसे वह इन हेल्दी फूड खाने से रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाया क्योंकि वह पहली ख्वाहिश थी जो आर्यन ने उसे जता दी। एक बार मेरे पास आओ तुम, फिर देखता हूँ तुम ये सारी चीजें कैसे खाती हो। विवन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए अपने मन में सोचा। अब वो अपनी हथेली पर विवन की गर्म हथेली की पकड़ महसूस करके स्टॉल की ओर आगे चल रही थी। एक बार फिर उसका चेहरा सुर्ख लाल होने लगा था। उधर विवन को स्टॉल की ओर जाते देख राहुल जो कार के पास खड़ा था वे भागते हुए विवन के पास आए और उसके पीछे सारे गार्ड्स पे आए। तुम सब जाओ। जब विवन ने राहुल और गार्ड्स को अपने पीछे चलते हुए महसूस किया तो सामने चलते हुए उसने उन सब से कहा। विवन की बात सुन सारे गार्ड्स और राहुल वहीं रुक गए और वे दोनों स्टॉल के पास चले गए। कितने देर बाद खा रही ये गोलगप्पे? आर्यन ने पानी से भरा गोलगप्पा का प्लेट पकड़े हुए कहा। यकीनन उसने अभी गोलगप्पा मुंह में डाला था। अनहाइजेनिक चीजों को इतने प्यार से खा रही इडियट। दोनों हाथ पैर करो उसके। रोड साइड के पेड़ पर टिके हुए विवन ने उसे गोलगप्पा खाते देख अपने मन में सोचा, आप भी टेस्ट करिए।
आर्यन ने पानी से भरा गोलगप्पा उसके मुंह के पास करते हुए कहा, मैं ये सब नहीं खाता। विवेक ने उसका हाथ पीछे करते हुए कहा, हाँ आप तो घास फूस खाते हो। आर्यन ने गोलगप्पा वापस अपने मुंह में ठूसे सोच रही थी। उन दोनों नॉर्मल स्ट्रीट पर किसी नॉर्मल कपल की तरह खड़े अपनी दुनिया में खोए हुए थे। एक के बाद एक गोलगप्पा खाए जा रही थी और विवन उसे बड़े प्यार से खाते हुए देख रहा था। वो आर्यन के इस नए अवतार से आज पहली बार वाकिफ हुआ था। उस स्ट्रीट पर खड़े विवन के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि आर्यन के प्यार में बदल रहा है। आर्यन उसके दिल दिमाग में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर चुकी थी और आर्यन ने जो विवन से अलग होने की जद्दोजहद में थी, वे इस वक्त वे ये भी सोच नहीं सकती कि विवन उसे छोड़ना तो दूर, आगे वे उसकी मौजूदगी के बिना सांस भी नहीं ले पाएगी। रुको। विवेन उनसे पैसे निकालने के लिए बैग खोलते देखा और इसी के साथ उसने दूर खड़े राहुल को पैसे देने का इशारा किया, जिसे समझकर राहुल फौरन वहां आया और उसने स्टोर वाले को पैसे दिए। कुछ इस पलों में विवन की कार आई और दोनों कार में बैठे मेंशन के लिए निकल गए। विवन और आर्यन घर आ चुके थे। आर्यन ने अपने कपड़े चेंज करके सोने जा चुकी थी, पर वही नींद आज नींद विवेन के शकों से दूर थी। एक घोट सवार लेने के बाद इस वक्त विवेन अपने रूम की बालकनी में रोके की चेयर पर झूल रहा था। उसने सामने रखी ग्लास टेबल पर उसका लैपटॉप और इनवॉल्व जिसके ऊपर उसका लाइटर रखा हुआ था। उसके हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी। इस वक्त उसके वे सिगरेट के लंबे लंबे कस छोड़ते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। फ्लैशबैक। एक आदमी अपने आलीशान से विला के हॉल में सोफे पर पैर चढ़ाए दोनों हाथ क्रॉस के बैठा था। वो आदमी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, मानो जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा। कोई अगली चार उसने के सामने तकरीबन 6 साल का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ था और दोनों के सामने वुडन टेबल पर चेस रखी हुई थी। दोनों इस वक्त गहरी सोच में डूबे हुए थे। उस आदमी ने एक प्यादा उठाया और चेस बोर्ड पर रखते हुए कहा, चेक एंड मेट। जिसे सुनकर बच्चे ने का मुंह बन गया। वो बच्चा दोनों हाथ क्रॉस करते हुए बोला, दिस इज रॉन्ग डैड। जिसे सुन वो आदमी हंसने लगा। आदमी ने आगे झुककर उस बच्चे के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, विवेन तुम्हें हर एक चाल पर ध्यान देना चाहिए था, पर खेले से ही खेला जाता है। अगर ध्यान भटका तो तुम्हारी हार तय है। अभी तो तुम्हें और सीखने की जरूरत है डैड। एक दिन मैं आपको जरूर हराऊंगा। उस आदमी की बात का विवेन ने जवाब दिया। विवेन की बात सुन वह आदमी हंसने लगा। उसी समय हॉल के गेट से दो औरत हंसते हुए अंदर आई। उनमें से कोई की गोद में करीब 3 साल की बच्ची थी, जो औरत की गोद में चैन की नींद सो रही थी। उन औरतों की हंसी सुनो। उस आदमी का ध्यान उन औरतों पर चला गया। वो आदमी उस एक औरत को देखते हुए बोला, आमना आज अपने आपने बहुत देर कर दिया आने में। अरुण अब काम इतना ज्यादा होता है तो देर तो होगी ना आने में। और फिर मुझे यूनिवर्सिटी में क्लासेस के बाद बच्चों को ट्यूशन भी देना पड़ता है। और आप तो जानते हैं कि एक प्रोफेसर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आमना ने सोफे पर बैठते हुए थकान से भरी गहरी सांस लेकर कहा, ये बात तो माननी पड़ेगी आपकी। ये कहकर अरुण दूसरी और औरत को देखते हुए आमना से बोले, आमना आपके दोस्त सुनाना आज इतनी साथ क्यों है भाई। ये कहने के साथ ही उनका ध्यान सुनाना की गोद में सो रही उस बच्ची पर चला गया। उन्होंने बच्ची को देखते हुए आगे कहा, अच्छा तो ये है वह बच्ची जिसकी रोज हम इतनी तारीफें सुनते थे। आमना दिन भर हमसे इस बच्चे के बारे में ही बातें करती रहती है। यस मिस्टर सिंघानिया। अरुण की बात का सुनैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी आमना मुस्कुराकर बोली, और हमारी होने वाली बहू। अरुण हमारी होने वाली बहू। आमना की बात सुनने के बाद अरुण ने हैरान होते हुए कहा। आमना बच्चे के बाल में हाथ फेरते बोली, हाँ अरुण हम चाहते हैं काची की शादी हम अपने बेटे से करें। अरुण ने कहा, ठीक है आमना, पर यह तो बता दीजिए कि आपने अपने कौन से बेटे के लिए चुना है, वेदांत या विवन। जिस पर आमना ने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स विवन। अरुण फिर घर का मुआयना करते हुए बोली, वैसे हमारा छोटा शहजादा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। अरुण ने कहा, वो भी सो रहा है। ये कहते वक्त अरुण की नजर विवन पर थी, जो चेस की मोहरों से खेल रहा था। विवन को चेस की मोहरों से खेलते देख अरुण ने कहा, विवन अभी बहुत छोटा है। आमना क्या अभी हमें इसकी शादी करनी चाहिए। आमना ना सुनैना को देखते हुए बोली, अरुण सुनैना बहुत प्रॉब्लम में, और आप तो जानते हैं कि इनके हस्बैंड के अभी 6 मंथ पहले ही डेथ हुई है। मैं चाहती हूँ कि कांची का फ्यूचर सिक्योर। अरुण मैं चाहती हूँ कि विवन और कांची की एंगेजमेंट अभी कर दी जाए और बाद में जब विवन बड़ा होगा तब उनकी शादी तो कांची से होनी ही। ये सुनते वक्त अरुण कहीं खोए हुए थे। फिर कुछ पल बाद आमना को देखते हुए बोले, ठीक है आमना, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। फ्लैश एंड इसी के साथ विवन खाली को दुनिया से बाहर आया। उसने सिगरेट के ऐसे ट्रे में डाली और हाथ बढ़ाकर टेबल से इनवॉल्व उठाया। उसने इनवॉल्व खोला और उस पर से फोटो निकाली और फोटो देखने लगा। वो बड़ी गौर से लाइटर की रोशनी में फोटो देख रहा था। फोटो में छोटा सा विवन आमना और आरू की गोद में आमना और सुनैना की गोद में बैठे कांची को ऊँट पहना रहा था। उसी ने में कम से कम इस तरह की 100 फोटो थी। उसकी एंगेजमेंट की कुछ बाद उसने लाइटर से फोटो जलाई और देखते देखते फोटो जल के खाक हो गई। और इसी के साथ वह एक और गहरी सोच में जा डूबा। फ्लैशबैक। हॉस्पिटल के सर्जिकल बेड पर में आमना लेटी हुई है। उसके हाथ में ड्रिप लगी है। उसके सामने स्टूल पर करीब 8 साल का विवन बैठा हुआ था। विवन ने सिसका लेते हुए बोला, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा मोम। आमना ने अपने कप पाते हुए
कपकपाते हुए हाथ विवेन के गाल पर रखते हुए कहा, मुझे छोड़ो विवेन। आमना ने लंबी लंबी सांस लेते आगे कहा, विवेन सिर्फ 26 सालों के बाद मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है और तुम्हें 28 साल के होने से पहले शादी करनी होगी। अगर 28 साल के अंदर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी 29 साल होने के बाद गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, और अगर 29वें बर्थडे से पहले तुमने शादी कर ली तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी वाइफ के नाम हो जाएगी। तुम्हें उस प्रॉपर्टी को बचाना होगा। विवेन ये कहते हुए आमना की हालत खराब होने लगी। चलती सांसें थमने को थी। आमना ने हिम्मत जुटाई और आगे कांची से शादी मत करना विवेन, सुनैना लौटेगी, कांची को लेकर जरूर लौटेगी। विवेन सुनैना एक और इसी के साथ आमना की सांसें थक गई। उनकी ये बात अधूरी रह गई थी और विवेन के मुंह से दर्द भरी चीख निकली, ऐसी चीख जो सब कुछ तबाह करने वाली थी। उस बच्चे की चीख आसमान को चीरती हुई वहां की हवाओं में फैल गई। उस चीख के बाद सन्नाटा पसर गया और उस वक्त वे सन्नाटा आने वाले तूफान की गवाही दे रहा था। विवेन सब कुछ बर्बाद हो चुका था और जो बचा था वे कहाँ था उसे नहीं पता था। उसे पाने के लिए उसे एक ऊंचा मुकाम हासिल करना था। एक हवा के झोंके ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। आमना की कई बातें उसके जहन में गूंजने लगी। फ्लैशबैक एंड विवेन जो आंख बंद के वह सब सोच रहा था। अब जाकर उसने आंखें खोली। रात के अंधेरे में भी उसकी नीली आंखें लाल होने की वजह से चमक रही थी। उसकी आंखें आसमान में टिमटिमाती सितारों को देख रही थी। वेलकम टू माई डार्क वर्ल्ड एंड माई गेम, सुनैना मेहरा। ये आखिरी लफ्ज कहने के बाद वे सोने चला गया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद विवेन हॉल में अपनी आर्मचेयर पर बैठा रिश्ते के प्रोजेक्ट के बारे में कैडन से कुछ डिस्कस कर रहा था। इस वक्त उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। हमेशा की तरह उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे। तभी वेदांत अंगड़ाई लेते हुए लिफ्ट से बाहर आया। भाई कल आप बार में क्यों नहीं आए? हम सब ने कितना वेट किया। वेदांत ने सोफे पर बैठते हुए विवेन से कहा, कल मैं बिजी था। विवेन ने अपने कान में ध्यान लगा हुए उससे कहा, क्या भाई आप कितना बिजी रहते हो, कभी तो टाइम निकाल लिया करो। वेदांत ने हॉल में रखी टेबल पर पैर रखते हुए कहा। विवेन ने वेदांत की बातों को कोई जवाब नहीं दिया और वापस मैनेजर से बात करने लगा। तभी वेदांत की नजर आरनी पर गई जो सीढ़ियों से किताबों का ढेर लेकर उतर रही थी। किताबों के ढेर के पीछे उसका चेहरा पूरी तरह से छुपा हुआ था और इस वक्त उसके गले के नीचे से लाइट पर्पल कलर का उसका प्लाजो सूट दिखाई दे रहा था। प्लीज समवन हेल्प मी, उसने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। आर्यन के पास विवेन और वेदांत दोनों उठकर उसकी ओर जाने लगे। वेदांत को आगे जाते देख विवेन वहीं बैठ गया और विवेन को उठते देख राहुल और कैडन हैरान हो गए। कभी खुद के लिए उठकर एक गिलास पानी न पीने वाला विवेन आज किसी की हेल्प करने के लिए उठ रहा था। मुझे लगता है आजकल बॉस की तबीयत ठीक नहीं चल रही। विवेन को उठते देख राहुल ने धीरे से राज से कहा, हाँ बॉस कुछ दिनों से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। राज ने राहुल की बात का जवाब दिया, कहाँ लेकर जा रही हो इतनी सारी किताबें? वेदांत ने उसकी किताबों का ढेर पकड़ते हुए कहा, मेरा सेमेस्टर खत्म हो गया है तो अब ये बुक्स मेरे किसी काम की नहीं है। वैसे भी शायद मुझे कुछ दिन में बाहर शिफ्ट होना पड़े तो मैं इन्हें लेकर कैसे जाऊंगी? तो सोचा भेज दूं। वेदांत को बुक्स पढ़ाने के बाद आर्यन ने अपना हाथ झाड़ते हुए बाहर शिफ्ट होना पड़े। ये बोलते वक्त आर्यन के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान छाई हुई थी और वेदांत के चेहरे पर हैरानी। वहीं विवेन ने जब आर्यन को ये कहते सुना तो वो भी अपने काम से ध्यान हटाकर एकटक उसे देखने लगा। तुम बाहर शिफ्ट होगी आर्यन? वेदांत ने कुछ हैरान होते हुए कहा, किसकी किस्मत कब पलट जाए क्या पता, और ये सारी बुक्स भेज देना वेदांत। आर्यन ने बाहर की ओर जाते हुए वेदांत को ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा। वहीं आर्यन की बात सुन वेदांत हक्का बक्का हुए किताब लिए खड़ा उसे बाहर जाते हुए देख रहा था। इसका दिमाग तो नहीं सटक गया ना? वेदांत ने उसे जाते देख अपने मन में सोचा। वेदांत मन ही मन उसे पागल करार देते हुए किताबों का ढेर ले स्टोरेज रूम की तरफ चला गया और विवेन भी उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना काम करने लगा। भट्ट ग्रुप इस वक्त आर्यन ऑफिस में बैठी कैंटीन में बैठी कॉफी पी रही थी कि तभी किसी ने पीछे से हमने दोनों हाथ तक उसकी आंखें बंद की। सामने आज नव्या, मुझे पता है ये तू है। आर्यन ने साम अंदाजा लगाते हुए उसका हाथ पकड़ा। यार तूने फिर मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। नव्या ने हाथ हटाया उसके सामने आकर खड़ी हुई। मतलब तुझे जॉब मिल गई? ये कहकर आर्यन ने चेयर से उठकर उसके गले जा लगी। हाँ और नहीं तो क्या, कल ही को लाया था मुझे। कहते हुए नव्या उससे अलग होकर चेयर पर बैठ गई। थैंक यू जीसस से जॉब दिलवाने के लिए। अब मुझे इस ऑफिस में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। आर्यन के सिर उठाकर कैंटीन की सीलिंग को देखते हुए कहा, हाँ अब हम दो है और पर यार तू तो हेड है और मैं एम्प्लॉय। कहते हुए वक्त नव्या का मुंह लटका हुआ था। पर कोई बात नहीं, हम काम एक्सचेंज कर लेंगे। आर्यन ने हंसते हुए नव्या से कहा, वैसे नव्या कुछ दिन में हमें हॉस्टल छोड़ने वाली है तो एक अपार्टमेंट ढूंढ दे। आर्यन ने आगे कहा, तो हॉस्टल क्यों छोड़ रही हो? मुझे कंसल्टेंट समझ लिया है क्या? पहले जॉब अब अपार्टमेंट, खैर छोड़ दूंगी। नव्या ने हैरान होने के बाद कहा, हाँ यार हॉस्टल में खाना सही से नहीं मिल रहा और अभी प्रॉब्लम भी आ रही है। ये कहकर आर्यन ने कॉफी का एक सिप लिया। ठीक है मैं देखती हूँ कुछ, नव्या ने कहा और कुछ ही देर में दोनों अपने काम पर चले गई। भट्ट ग्रुप विवेन अपने केबिन में
एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ तो उसका ध्यान फोन पर आने वाले एक कॉल के साथ टूटा। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल से फोन उठाया, कॉल पे की। हेलो विवन, मैं सोच रही हूँ कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार कांची से मिल लो। कॉल की दूसरी तरफ से उन्होंने रही जो विवन को कांची से मिलने की सलाह दे रही थी। यही सही सोच रही है आप मिसेज मेहरा। विवन ने चेयर पर लीन होते हुए कहा, ठीक है तो फिर तुम अपने असिस्टेंट का नंबर दे दो, मैं उससे बात करके तुम्हारी कांची के साथ आज की डेट बुक करवा दे रही हूँ। ये कहते वक्त सुनैना की आवाज में खुशी झलक रही थी। हम कहकर विवन ने कॉल काट के और अपने मैनेजर राज को फोन करके आर्यनी का नंबर सुनैना को भेजने के लिए कहा। वहीं भट ग्रुप में दूसरी तरफ आर्यनी अपने कैबिन में बैठी किसी एम्प्लॉय से बात कर रही थी कि टेबल पर रखा उसका फोन बजा। उसने एम्प्लॉय से एक्सक्यूज में कहा और हाथ बढ़ाकर टेबल से फोन उठाकर कॉल पे किया। हेलो कौन? आर्यनी ने कॉल उठाते हुए कहा, क्योंकि कॉल किसी अननोन नंबर से आई थी। हेलो आर्यनी, हम कल रात मिले थे। डू यू रिमेम्बर? कॉल के दूसरी तरफ सुनैना मेहरा थी। ओ मैम, या मैसेज में है मेहरा राइट? आर्यनी को याद करते हुए कहा, यहाँ डियर एक्चुअली मुझे एक डेट अरेंज करवानी थी। सुनैना ने कहा, डेट किसके लिए? आर्यनी ने थोड़ा है ना होते हुए पूछा। विवन और कांची के लिए। तुम इवेंट का शेड्यूल चेक करके बता दो। आज वो फ्री है? आर्यनी ने सुनैना की आवाज में एक्साइटमेंट नोटिस की। हाँ बिल्कुल, आज वो फ्री है। मैं सर से पूछकर रेस्टोरेंट बुक करके आपको डिटेल भेज दूंगी। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छाई हुई थी और इसी के साथ उसने कॉल कट की। विवन अपने केबिन में बैठा रात से कुछ बात कर रहा था कि डोर पर नॉक हुआ। कम ऑन। विवन ने बात करते हुए बात बीच में रोककर कहा, सर कौन सा बुक करूँ? आर्यनी ने विवन की परमिशन मिलने के बाद अंदर आकर विवन से सबसे पहले यही पूछा। बोर्ड। विवन ने उसे देखते हुए कहा, रेस्टोरेंट। ये कहते वक्त उसकी नजर उसके फोन में रेस्टोरेंट की लिस्ट से भरे पेज पर थी। किस लिए? विवन ने को उसकी दूरी बात समझ नहीं आई। सर एक्चुअली मैम का कॉल आया था, वे आपकी डेट अरेंज कराने का कह रही थी, तो मैं आपसे पूछ रही थी कौन सा रेस्टोरेंट बुक करूँ आपकी डेट के लिए। आर्यनी ने अपने सिर पर टपली मार के खुद को याद कराने की बात कर रही कहते वक्त उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी जिसे विवन ने नोटिस किया और विवन के पीछे खड़ा रहा तो आर्यनी का बिहेवियर देख हैरान था और ये वही विवन का गेम उसी पर भारी पड़ रहा था। उसने आर्यनी को जलाने के लिए सुनैना को उसका नंबर मैसेज कर दिया था। वो कहाँ उसे जेलसी की एक्सपेक्टेशन कर रहा था और कहाँ आर्यनी बड़ी स्माइल लिए उसे दूसरी लड़की के साथ भेजने के लिए तैयार बैठी थी जिसे देखो हैरान हो गया था। सच में ये दुनिया की सबसे अटपटी लड़की है ये विवन का ख्याल था उसके बारे में। राज मेरा शेड्यूल चेक करना आज फिर है या नहीं? विवन ने आर्यनी को घूरते हुए अपने पीछे खड़े राज से कहा। वही विवन ने चंद कदम दूर खड़े आर्यनी अभी फोन में भी आंखें गड़े रेस्टोरेंट की लिस्ट स्क्रॉल किए जा रही थी। वो नहीं बॉस, आज आपका शेड्यूल बहुत टाइट है। राज ने फोन में विवन का शेड्यूल चेक करने के बाद कहा। चीजें सुनकर आर्यनी का मुंह बन गया और इसी के साथ उसकी नजर विवन पर शिफ्ट हो गई। तो हम सर की कोई मीटिंग कल के शेड्यूल में फिक्स कर देते हैं। आर्यनी ने एक पल की देरी किए बिना अपना सुझाव दिया और उसकी इस बात पर हामी भरते हुए राज ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। नहीं, कल मैं कुछ कल फिक्स नहीं होगा, कुछ करना है तो डेट करो। विवन ने आर्यनी को घूरते हुए उससे कहा और इसी के साथ आर्यनी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाने लगी। पर सर, आर्यनी ने विवन को कन्विंस करने की एक और कोशिश की। मैंने कह दिया ना। विवन ने उसकी सारी कोशिश पर पानी फेर दिया। उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। जिसे सुनकर आर्यनी हाथ पैर पटकते हुए वहां से बाहर चली गई और विवन वापस अपना काम करने लगा। वेम्पायर कहेगा एक कल मीटिंग नहीं फिक्स कर सकता था। अगर आज डेट पर चला जाता तो कल तक तो मैं उस घर से बाहर होती। आर्यनी अपने केबिन में वापस आकर टेबल पर फैले पेपर समेटते हुए मन ही मन विवन को कोस रही थी। कोई ना, नारिनी परसों तक था, वेट कर ले। फिर सब सेट अपने आप को तसल्ली देते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसी टेबल पर से अपना बैग उठा और ऑफिस से सीधे बाहर के लिए निकल गई। आर्यनी ऑटो से बाहर पहुंच चुकी थी। उसने अंदर जाकर देखा तो हॉल में नव्या, वेदांत, समीर और रिया सोफे पर एक साथ बैठे हंस रहे थे। यहाँ मेरी पूरी गैंग बैठी और मुझे खबर ही नहीं। आर्यनी ने सबके पास आकर सबको देखते हुए कहा, आओ आर्यनी, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। समीर ने आर्यनी से कहा, मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे तुम? आर्यनी अपना बैग टेबल पर रखने के बाद सोफे पर बैठते हुए कहा, यही क्या कल हमारी ड्रिंक पार्टी और तुझे भी आना है? नव्या ने कहा, हाँ कल तो मुझे जरूर आऊंगी। आर्यनी ने कुछ पर सोचने के बाद कहा। जिसे सुनकर नव्या बोली, वाह, आज तो एक ही बात में मान गई। क्या बात है आर्यनी? हाँ आर्यनी, आज कल कुछ बदली सी लग रही हो। वेदांत ने आर्यनी का बिहेवियर नोटिस करते हुए कहा, हाँ वेदांत, बस कल मैं भी ड्रिंक करना चाहती हूँ। आर्यनी ने वेदांत की बात का जवाब दिया, वेदांत को भी इन्वाइट कर देना। नव्या ने वेदांत को याद दिलाया। वाह वेद, हम क्या बात है। अब रिया नव्या की टांग खींच रही थी। हम नव्यू है ही ऐसी। वेदांत ने नव्या को फ्लर्ट करते हुए कहा। जिसे सुनकर नव्या मुंह बनाते हुए बोली, डोंट कॉल मी नव्यू। एक शर्त पर। कैसी शर्त? ये सुनते ही वेदांत ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे सोफे से उठाकर प्राइवेट केबिन की तरफ ले गया और आर्यनी काउंटर पर अपना काम करने के लिए चली गई और इधर नव्या और वेदांत प्राइवेट केबिन में आ चुके थे। हम तो क्या बोल रही थी तुम? प्राइवेट केबिन में सोफे पर बैठे वेदांत ने नव्या की कमर में हाथ डालते हुए कहा। स्टॉप इट वेदांत। इस वक्त नव्या बरस कर रही थी। इससे पहले कि नव्या आगे कुछ कह पाती वेदांत ने नव्या को गले से
को गले से पकड़ा और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और इधर के दैट किस हरकत से नव्या का माइंड पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था और उसके सामने बैठा वेदांत जिसके हाथ उसके बैग को रब कर रहे थे और दूसरे हाथ से उसने नव्या के गले को होल्ड किया हुआ था। वो इस समय बड़े प्यार से उसके लोअर लिप को सक कर रहा था। उसकी ये किस नव्या के दिल में हलचल पैदा करने लगी थी। नव्या भी उसकी किस में खोने लगी थी। नव्या ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डाला और आंखें बंद कर ली और कुछ पल में वेदांत उसके होठ से होते उसके गले पर आ गया। अब वेदांत के होठ नव्या के गले के इर्द गिर्द चल रहे थे। वेदांत एक अपार्टमेंट खोज दो। नव्या ने एकदम से आर्यनी की बात याद आई और इसी के साथ वेदांत के चलते होठ नव्या के गले पर ही रुक गए। किस के बीच में अपार्टमेंट कहाँ से आ गया। वेदांत ने किस पर करके सबसे पहले यही सोचा। फिर गर्दन उठाकर नव्या को देखते हुए कहा, वोट तुम्हें अपार्टमेंट क्यों चाहिए? कहीं तुम अपने डेट का घर छोड़ने का तो नहीं सोच रही? ये दूसरा अंदाजा था जो वेदांत ने नव्या की बात पर लगाया था। बकवास बंद करो अपनी, और मैं ऐसा नहीं करने वाली। और अपार्टमेंट मुझे नहीं, आर्यनी को चाहिए। नव्या ने वेदांत के कंधे पर मारते कहा। जैसे सुन वेदांत एक बार फिर हैरान रहेगा, कहीं भाई आर्यनी को घर से निकालने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। आज आर्यनी भी सुबह बाहर शिफ्ट होने की बात कर रही थी और अब नव्या इस अपार्टमेंट की बात कुछ तो बात है न। वेदांत अपने मन में आर्यनी के बदले बिहेवियर के सारे अंदाजे लगा रहा था। फिर उसने नव्या से कहा, ठीक है मैं खोज कर बताता हूँ। आर्यनी अगली सुबह सभी डाइनिंग हॉल में अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आर्यनी गुनगुनाती हुई डाइनिंग रूम में आई। लस्सी जल्दी ब्रेकफास्ट लगाओ, बहुत काम है आज मुझे। आर्यनी ने चेयर पर बैठते हुए कहा। वहीं आर्यनी के बगल वाली चेयर पर बैठा वेदांत आर्यनी का बिहेवियर देखकर शौक था। वे उसे एक के बाद एक झटके दिए जा रहे थे और आर्यनी से थोड़ी सी दूर हेड पर बैठा विपिन भी उसकी हरकत देख सोचता। दोनों भाई उसे देखने के बाद एक दूसरे को ही देख रहे थे। आर्यनी आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? लग रहा घर से बाहर निकालने की बात पर सदमे लग गए। मुझे जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना होगा और अपार्टमेंट का भी अरेंज करना होगा। बेचारी आर्यनी, वेदांत ने अपने बगल में बैठी आर्यनी की हालत पर तरस खाते हुए अपने मन में सोचा, इसे क्या हुआ है? कोई सदमा लगा है क्या? उसके बदले बिहेवियर के बारे में विवन ने भी कुछ यही ख्याल थे। भट्ट ग्रुप इधर विवन केबिन में बैठे लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए काम कर रहा था और इधर आर्यनी अपने केबिन में बैठे आज का सारा काम फटाफट खत्म करने के बाद विवन के केबिन के डोर पर आई और डोर नॉक किया। कम इन। विवन की आवाज सुन आर्यनी रूम का डोर खोलकर अंदर आई। सर, आज आपकी डेट के लिए कौन सा रेस्टोरेंट बुक करूं? विवन के सामने खड़ी आर्यनी ने मोबाइल में रेस्टोरेंट की वही पुरानी लिस्ट स्क्रॉल करते हुए कहा और इसी के साथ विवन की लैपटॉप पर चलते हुए रुक गई और वे आर्यनी की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हें जो भी सही लगे कर दो, ये कहकर उसने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखी अमेरिकानो उठाई और आर्यनी को देखते हुए अमेरिकानो को सिप लिया। लाइट शाइनिंग, ये रेस्टोरेंट सही है, देखने में रोमांटिक भी लग रहा, यही कर दे रही हूँ। आर्यनी मुस्कुरा कर कहा। रोमांटिक, ये वर्ड सुनकर विवन की अमेरिकानो उसके गले में ही अटक गई और वे उस अपनी नीली आंखों से घूमने लगा। पर आर्यनी अभी भी दिलो जान से रेस्टोरेंट बुक करने में लगी हुई थी। सर, टाइम सारी डिटेल भरने के बाद अब बस पर टाइम का सेक्शन फिल करना बचा था और अभी वे फोन में देख ही रही थी। इधर एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठा जिसके चारों खाने चित कर दिए थे आर्यनी ने। वह इन सब में बुरी तरह फंस चुका था। रात के 10 बजे कर दो। 10 सेकंड तक उसे घूरने के बाद विवन ने उसे कहा। विवन की बात सुन आर्यनी ने सारी डिटेल मर रेस्टोरेंट बुक किया और ओके सर बोलकर केबिन से बाहर निकल गया और विवन एक टक उसे अपनी नजरों से उजले होते हुए देख रहा था। माय लिटिल रैबिट, कब तक मुझसे दूर भागने के बहाने खोजोगी तुम? हम आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, तुम्हें नहीं पता आर्यनी सिंघानिया है तो मेरे दिल में बस चुकी है और अब तुमसे ये पल की दूरी मुझे तड़पा रही है। मैं चाहूँ तो तुम मेरी बाहों में हो, पर तुम मेरा जुनून नहीं, मेरा सुकून हो, मेरी जिद नहीं, मेरी मोहब्बत। और तुम्हें जीतना नहीं, पाना चाहता हूँ और जल्दी तुम्हें मेरी होगी। सिर्फ मेरी विवन चेयर पर लीन होकर आंखें बंद किए हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था। शाम ढल चुकी थी और विवन आर्य के साथ कांची से मिलने के लिए ऑफिस से निकल चुका था। कुछ ही देर में विवन की कार रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। विवन आर्यनी के दोनों कार से बाहर निकले। विवन रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि वो अकेले ही अंदर जा रहे तो वे रुक कर पीछे मुड़ा तो देखा आर्यनी दोनों हाथ परोस के और कार के डोर से टिक कर खड़ी थी। उसे वहीं खड़े देख वो वापस उसके पास चला। क्या हुआ, क्यों हो गई? चलो अंदर, उसने आर्यनी से कहा। मैं क्यों जाऊंगी अंदर, मेरी डेट थोड़ी है ना? आर्यनी ने कहा। यू शुड कम बिकॉज यू आर माई असिस्टेंट। अभी वे उसके बगल में डोर से टिक कर दोनों हाथ क्रॉस करते हुए उससे कहा। मिस्टर आहूजा, ये आपकी पर्सनल लाइफ है एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड
टू इन योर पर्सनल मैटर्स। आर्यन ने सामने देखते हुए कहा। आर्यन की बात विवेन के दिल पर लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में सुई चुभो दिया हो। विवेन बिना उसकी बात का जवाब दिए ही अंदर चला गया। विवेन को अंदर जाते देख केडन जो कार के बोनट पे साइड खड़ा तभी आर्यन के पास आया। मैम आपको घर चलना चाहिए। केडन ने आर्यन से कहा। नहीं तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। ये कहकर आर्यन वहां से थोड़ी दूर रोड साइड पर चली गई और बाहर जाने के लिए ऑटो का वेट करने लगी कि उसका फोन बजा। उसने बैग से फोन निकाला और कॉल पे की। कहाँ हो आर्यन? हम सब कब से तुम वेट कर रहे हैं। कॉल की दूसरी तरफ करण था। मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ, बस ऑटो मिल जाए तो मैं पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आर्यन ने रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा। तुम अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। करण ने कहकर बिना आर्यन की बात सुने ही कॉल कट कर दी और आर्यन ने वैसा ही किया। उसने व्हाट्सएप पर करण को अपनी लोकेशन भेजने दी और अब रोड के साइड में खड़े होकर करण का वेट करने लगी। तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए कुछ बच्चों पर गई जो बलून्स लेकर उसकी तरफ ही आ रहे थे। वे सारे बच्चे उसके पास आए और उसके पास गोल गोल घूमने लगे और आर्यन उन बच्चों को घूमते देख स्माइल करने लगी। हवा काफी तेज चलने की वजह से उसके खुले सिल्की बाल बिखरने लगे। बेंगलुरु का मौसम मिजाज कुछ ऐसा ही था। हवा कब तेज हो जाए तो हवा कब तूफान बन जाए और तूफान कब बारिश में तब्दील हो जाए, कुछ पता नहीं। अब आर्यन हाथ में रेड हर्ट शेप्स के बलून पकड़ रहे उन बच्चों के साथ छोटे बच्चों की तरह गोल गोल घूम रही थी। लेकिन इन बच्चों ने ही उसे वे बलून से दिया। इस बात से जान की किसी की नजर उस पर ही है। उससे चंद कदम की दूरी पर करण अपनी कार के बोनेट पर टिका, दोनों हाथ पैर और उसके उसे ही देख रहा था। कार रोकने के बाद वे उसकी ओर ही चल जा रहा था पर उसे खेलते देख वे वहीं रुक गया था। उसे देखने के लिए, उसके चेहरे की हंसी देखने के लिए। उसका मासूम सा चेहरा करण को अपनी ओर खींच रहा था। उसके दिल में हलचल पैदा कर दी। उसके चेहरे ने, उसकी स्माइल ने और उसकी बचकानी हरकत ने। करण ने अपनी जिंदगी में बहुत लड़कियां देखी थी पर आर्यन उसकी बातें कुछ और थी। उसकी जैसी इंडिपेंडेंट मासूम से प्यारी लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। आर्यन ने उसे 7 साल पहले ही पसंद आ गई थी जब उस रात उसने उसे बचाया था। आज अगर वे अनाथ आश्रम छोड़कर नहीं गई होगी तो आज उसके साथ होती। 7 साल का इंतजार करना पड़ा उसे उससे मिलने के लिए। इस तरह की तमाम बातें करण के माइंड में चल रही थी। इस बात से अनजान की जिस लड़की को वे देख रहा था, जिसके साथ वे अपना आने वाला कल देख रहा था, एक ऐसे शख्स की बीवी है जिसके बारे में सोचने वाले को दुनिया तबाह हो जाती है। वे आर्यन के पास गया। लाओ मुझे दो। करण ने आर्यन के हाथ से बलून का डोरी पकड़ते हुए कहा। पर क्यों? आर्यन ने इतना ही कहा ही था कि करण ने आर्यन का चेहरा देखते हुए बलून हवा में छोड़ दिया और इसी के साथ सबकी नजर हवा में उड़ते बलून पर चली गई। बच्चे हवा में उड़ते बलून बलून को देख तालियां बजाने लगे पर आर्यन ने मुंह लटका के करण को जब घूर रही थी। क्या हुआ? करण ने उसका लटका चेहरा देखते हुए कहा। बलून तुमने क्यों उड़ाया? मैं उड़ाती ना। आर्यन ने उसे घूरते हुआ जब तक तुम बलून उड़ा रही तब तक सुबह हो जाती। करण ने हंसते हुआ। चलो अब हमें लेट हो रहा है। ये कहते हुए कार की तरफ बढ़ गए और आर्यन भी उसके पीछे चलती। कुछ कदम चलकर दोनों कार के पास पहुंचे और दोनों कार में बैठ गए। कार में बैठ बाहर के लिए निकल गए। ब्लैक रैबिट बार कवे करण की कार सीधे कार के बार के बाहर रुके। दोनों कार से बाहर निकलकर अंदर चले गए। अंदर हॉल में सोफे पर बैठे नव्या वेदांत रोटियां समेत ड्रिंक कर रहे थे। बड़ी जल्दी आ गई तू। नव्या ने आर्यन को अपनी तरफ आते देख उससे कहा। हाँ आर्यन, हमें तो लगा कि तुझे भी 2 घंटे और लगेंगे। रिया ने आर्यन से कहा। अरे यार ट्रैफिक में फंस गए थे हम। आर्यन ने सोफे पर बैठते हुए उन दोनों को कहा। वैसे करण तुम तो 2 घंटे पहले निकल गए थे। आर्यन को लेने के लिए 2 घंटे लगा दिए। आर्यन को लाने में। नव्या ने करण से कहा। तो इस पर रिया बोली। हाँ नव्या, कहीं कुछ तो शट अप रिया, दे आर फ्रेंड्स। वेदांत ने सख्त लहजे में रिया से कहा। हम वी आर फ्रेंड्स। रिया और तुम दोनों के वो का क्या मतलब है? आर्यन ने न समझी के अंदाज में कहा। जिसे सुन लिया और नव्या एक दूसरे की तरफ, समीर और वेदांत एक दूसरे की तरफ और करण बड़ी आंखें बड़ी करके आर्यन को देखने लगा और आर्यन ने मुस्कुराते हुए एक एक कर उन सबका चेहरा देख रही थी। बस करो तुम लोग, ये लो आर्यन तुम ड्रिंक करो। वेदांत ने बात बदलते हुए सबसे कहा और टेबल से ड्रिंक का गिलास उठाकर आर्यन को पकड़ाया। हम आज तो पार्टी बंद है। आर्यन ने गिलास पकड़ते हुए कहा। वैसा तो बहुत खुश है, क्या बात है? नव्या ने उसकी खुशी नोटिस की। जरूर कोई बड़ी बात होगी। नव्या रिया ने नव्या से कहा। फिर आर्यन की ओर देखते हुए उससे आगे का चल वो छोड़ो। आर्यन ने फिर करण की ओर देखते हुए उसने आगे कहा। करण तुमने ऐसा क्या कह दिया आर्यन से जो आज इतने खुश है? मैंने कुछ भी नहीं कहा आर्यन से। आर्यन ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। करण ने आर्यन को देखते हुए कहा कि मतलब बिना कुछ कहे हम नव्या अब करण की टांग खींच रही। थोड़ी देर सोफे पर बैठे वेदांत और समीर को नव्या और रिया की बातों से चिढ़ होने लगी। आर्यन ने तो ना समझती पर वेदांत और समीर नहीं, दोनों उन सबकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था। दोनों ही इस बात से वाकिफ थे कि आर्यन विवेन की वाइफ है। उन दोनों के बीच चाहे कैसा भी रिश्ता हो पर आर्यन को इस तरह की बात करना दोनों को ही पसंद नहीं आ रहा था। नव्या ना हो स्टॉप दिस टॉपिक। वेदांत ने नव्या को सख्त लहजे में कहा। जिसे सुन नव्या का मुंह बन गया। ये बात
तो प्यार से भी कह सकते थे। नव्या ने रोना समूह बनाते हुए वेदांत से कहा, यहाँ लड़ो मत और नव्या, जैसा तू सोचे वैसा कुछ चाहिए। आर्य ने नव्या से कहा, हाँ नव्या, वी आर फ्रेंड्स। करण ने नव्या को समझाते हुए कहा, हाँ तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम दोनों दुश्मन हो। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे सुनकर सब हंस गए और इसी के साथ वहाँ का माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ। आहूजा मेंशन इधर विवन कांची से मिलने के बाद वापस घर आ चुका था। उसने पूरे डिनर के दौरान कांची से उसके नाम के अलावा और कुछ नहीं पूछा था और उसे कुछ पूछने में इंटरेस्ट भी नहीं था। पूरे डिनर में खामोशी भी छाई हुई थी। मैं विवन लोन में रॉकिंग चेयर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। तभी लॉबी से होते हुए राहुल राज और किरण तीनों उसके पास आए। यस बॉस, तीनों मैनेजर ने एक साथ कहा, लगता है तुम तीनों का काम में मन नहीं लग रहा। विवन ने एक एक कर तीनों को घूरते हुए कहा, जैसे सुन तीनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या हुआ बॉस, हमसे कोई गलती हुई है क्या? राज ने सर झुकाया होगा। मैंने तुमसे उन दोनों लड़कों को ढूंढने के लिए कहा था ना, तो वो लड़के क्यों नहीं आए अब तक मेरे सामने? विवन ने सख्त लहजे में कहा, बॉस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने कहा, तुम लोगों को पता है ना कि मुझे कोशिश नहीं कामयाबी पसंद है। विवन ने सख्त लहजे में कहा, बॉस 2 दिन के अंदर वे लड़के आपके सामने होंगे। किरण ने कहा, अगर 2 दिन के अंदर वे लड़के नहीं आए मेरे सामने तो तुम दोनों समझ रहे हो ना। विवन ने तीनों को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, हम यस बॉस। तीनों ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, नाउ ये कहकर वे वापस लैपटॉप में देखने लगा और तीनों मैनेजर्स वहां से चले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।